एक समय की बात है, एक ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक साधारण से वेशभूषा का व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे और अनेक भारतीय बैठे हुए थे। अचानक वह भारतीय वेशभूषा का साधारण सा व्यक्ति उठता है और अपने डिब्बे की फर्श पर हाथ रख देता है। लोग देखते हैं ये क्या हरकतें कर रहा है। फिर वो देखते हैं कि वो अचानक लेट जाता है और कान को ज़मीन से चिपका लेता है और कुछ सुनने का प्रयास करता है। लोग और आश्चर्य भर उठते हैं, क्या ये सही में पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। फिर व्यक्ति अचानक उठ खड़ा होता है और जंजीर की ओर बढ़ता है। जंजीर जिससे कि ट्रेन रोका जाता है, उस जंजीर को पकड़कर खींचने लगता है। सभी लोग उसको मना करते हैं, अरे पागल क्या कर रहा है, पर वो किसी की नहीं सुनता, जंजीर को खींच देता है। ट्रेन रुक जाती है। सभी लोग उस व्यक्ति को बुरा भला कहने लगते हैं, इस पागल ने जाने ज़बरदस्ती ट्रेन रोक करके हम सबको लेट करवा दिया, अब हमें इतना नुकसान हो गया, सारी भरपाई हम इसी व्यक्ति से करवाएंगे, इत्यादि बातें वहाँ होने लगती है। उसी समय ट्रेन का गार्ड वहाँ पर आता है और पूछता है कि चेन किसने खींची। तो सभी लोग इशारा करते हैं, ये इसी पागल ने खींची है। तो फिर गार्ड ने पूछा कि आपने जंजीर क्यों खींची। वो बताता है कि आगे पटरियाँ टूटी हुई है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए मैंने चेन खींच दी। सब यह सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, यही क्या बोल रहा है ये। वो उसने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा। मुझे ट्रेन की आवाज़ बदलती हुई समझ में आ गई थी, वाइब्रेशन बदलने लगा था, उससे समझ में आ गया था कि आगे पटरियाँ टूटी हुई, आप चाहें तो चलिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो गार्ड उस व्यक्ति को साथ में ले करके आगे बढ़ता है। इंजन से आगे कुछ दूरी पर जाने से इस दूर से समझ में आ जाता है कि वहाँ पर पटरियाँ टूटी हुई है। यह देख करके वह गार्ड हक्का बक्का रह जाता है। वह वापस आकर के सभी यात्रियों को उस घटना के बारे में बताता है कि उस व्यक्ति ने ठीक किया था जो उसने चेन खींची, नहीं तो हम सब मौत के मुंह में समा जाते। अब सभी लोग उस व्यक्ति को एक आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर पूछते हैं कि महानुभाव आप हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। तब वो बताते हैं कि मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। सुन करके सभी हर्ष से भर जाते हैं कि आज महान श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया चीफ इंजीनियर के, महान इंजीनियर के दर्शन हो गए। उस समय तक इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया का नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा था। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनको बाद में भारत रत्न से नवाजा गया था। श्री विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले में चिकबल्लपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री एक वैद्य के रूप में कार्य करते थे, लेकिन पिता का साया ज़्यादा समय तक नहीं रहा। जब वे 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ उनको लेकर के बेंगलोर अपने भाई के घर आ जाती है। उनका भाई जो कि मैसूर राज्य में सरकारी पद पर कार्यरत थे, जिनका नाम श्री रमैया था, वहाँ उनको स्कूल में दाखिला मिल जाता है। उस विद्यालय के प्राचार्य मिस्टर वाट्स होते हैं, जो कि उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित होते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा मेहनती और स्मरण शक्ति के बहुत धनी थे। श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का बचपन बहुत ही अभाव में गुजरता है। वे अपने पढ़ाई और खर्चों के लिए दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का कार्य करते थे। वह पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर अपने विद्यालय के लिए जाते थे। उनके विद्यालय के प्राचार्य मिस्टर वाट्स उनकी प्रतिभा से और लगन से बहुत अधिक प्रभावित थे और भविष्य के महान व्यक्ति को उन्होंने उसमें देख लिया था। उसी मिस्टर वाट्स के मार्गदर्शन से उन्होंने पूना में इंजीनियरिंग महाविद्यालय में एडमिशन लिया और बम्बई विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके कारण उनको मुंबई सरकार के ही PWD विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तुरंत नियुक्ति भी मिल जाती है। उनकी याददाश्त बड़ी तेज़ थी और वे किसी भी समस्या का हल निकालने में बड़े ही निपुण थे और लगन से कार्य करके कठिन से कठिन चीज़ों को भी बड़े आसान बना देते थे। उनकी इन सब प्रतिभा और समर्पण के कारण उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे बचपन से ही बड़े मेहनती थे। स्कूल के दिनों में वे अपने खर्च को पूरा करने के लिए दूसरों को ट्यूशन पढ़ाते थे और अपने विद्यालय भी जाते थे और इस कार्य में उनको 15 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करनी पड़ती थी, जिसके कारण उनका सेहत भी बहुत अच्छा रहता था। जब बाद में उनसे पूछा गया कि आपके अच्छी सेहत का राज क्या है, तो उन्होंने बताया था कि मैं पैदल चलता हूँ। ये
मेरी सेहत का राज है। एक बार उनको काम मिला सिंधु नदी के जल को दूर दराज के सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाने का, तो वो काम भी उन्हें बहुत ही बखूबी किया। सरकार ने एक सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक समिति बनाई, जिसका प्रमुख श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को बनाया गया। तब उन्होंने ब्लॉक सिस्टम का इन्वेंट किया, जिसमें स्टील के बड़े बड़े गेट्स के माध्यम से पानी की सप्लाई आवश्यकता अनुसार किया जाता है। वह सिस्टम लोगों को इतना पसंद आया, सभी लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उस सिस्टम को आज भी देश विदेश में वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उनका लोहा अंग्रेज ऑफिसर्स भी मानने लग गए। कुछ वर्ष सरकारी नौकरी करने के पश्चात उन्होंने उसको छोड़ दिया। तब मैसूर के राजा ने उनको अपने यहाँ बुला करके चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया और उन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिखाया कि 3 वर्ष में ही उनको मैसूर राज्य का दीवान यानी चीफ मिनिस्टर के पद पर नियुक्ति मिल गई। और वहाँ के 6 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने इतनी अधिक परिश्रम से, लगन से, मेहनत से कार्य किया कि जिसको हम उनकी उपलब्धियों के रूप में देख सकते हैं कि करीब 6 से 7 हज़ार नए विद्यालय खुलवाए, अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेज बनवाए, कृष्णराज सागर बांध जो कि आज इंजीनियरिंग के मार्वल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय सीमेंट नहीं होता था, फिर भी इन्होंने चूने का प्रयोग करते हुए मोर्टार बनवाया और जिसका इस्तेमाल करके करीब 120 फीट ऊंचा उस बांध का निर्माण करवाया, जिसको कि पहले मात्र 80 फीट ऊंचे के लिए ही सहमति मिली थी, लेकिन वो जानते थे कि इसको 120 फीट तक बनाया जा सकता है, तो उन्होंने फाउंडेशन को इतना मजबूत पहले से ही बना रखा था कि 120 फीट ऊंचा बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब काम आगे बढ़ा तो फिर उसको आगे और भी परमिशन मिला, जिससे 120 फीट तक वो उस बांध को बना पाए। उन्होंने औद्योगिक विकास की गंगा बहा दी, रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया, स्टील उद्योग को बढ़ावा दिया, ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा दिया। नई से नई टेक्नोलॉजी वो जापान और इटली की मदद से लाते थे। अनेक नए इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज बनवाए। बैंक ऑफ मैसूर भी उन्हीं की देन है। कृष्णराज सागर बांध में तो करीब 1,20,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई। हैदराबाद राज्य के अंतर्गत मूसा नदी में बाढ़ आने पर उसको नियंत्रण के लिए वहाँ के निजाम शाही ने उनको आमंत्रित किया और उस काम को भी उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। एक बार कोल्हापुर राज्य में झील टूटने से आसपास के शहर के डूबने का खतरा आ गया था, तो उस खतरे को भी नियंत्रित करने का कार्य बखूबी डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया। अगर उनको आधुनिक भारत का स्वप्न दृष्टा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस समय में भी उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नींव डाली थी, जो उस समय हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के नाम से उन्होंने प्रारंभ करवाया था। ऑटोमोबाइल उद्योग को भी वो भारत में देखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया था, जिसकी परिणति बाद में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के नाम से हुई। वे नौकरी छोड़कर के विदेश भ्रमण में जब गए थे, उनके पास हमेशा पेंसिल कॉपी हुआ करती थी और जब भी वो कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ देखते थे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ नोट करते जाते थे और ये देखते थे कि इसका इस्तेमाल करके हम देश के उद्योगों का विकास कैसे कर सकते हैं। वो ये सोचते थे कि इससे स्वदेशी उद्योग धंधों को कैसे बढ़ावा मिले। तब जमशेद जी टाटा ने उन्हें विदेश से बुलाया और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का डायरेक्टर के पद पर उनको नियुक्त किया। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के डेवलपमेंट की कहानी हम सब अच्छे से जानते हैं। वे बहुत ज़्यादा ईमानदारी का पालन हमेशा करते थे। एक बार जब वे मैसूर राज्य में दीवान के पद पर कार्य करते थे, चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे, तब उनके किसी रिश्तेदार ने उनको अपनी नौकरी लगाने के लिए कहा, किसी ऐसे पोस्ट के लिए जिसके लिए वो क्वालिफाई नहीं थे। तो उन्होंने उनको ऐसे पोस्ट में नियुक्ति दिलवाई जिसके लिए वे क्वालिफाई कर रहे थे और जो वेतन में डिफरेंस था, मतलब वो 50 रुपये उनको कम वहाँ पर मिल रहा था, तो वो अपने जेब से हर माह 100 रुपये अपने उस रिश्तेदार को देते थे, ताकि उसके मन में भी ये मलाल न रहे कि मेरा नुकसान करवा दिया। और इस प्रकार से वे अपने कर्तव्यों से भी पीछे नहीं हटते थे और दूसरों की मदद करने में भी उनका हाथ हमेशा खुला रहता था। एक बार की बात है, मैसूर में दशहरा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। वहाँ अंग्रेज ऑफिसर भी आते थे। वहाँ अंग्रेज़ों को कुर्सियों पर बिठाया जाता था और बाकी जनता, जो भारतीय जनता थी, वो सभी ज़मीन पर बैठा करते थे। इनके अंडर में जब दशहरा ऑर्गेनाइज़ करने की बारी आई तो उन्होंने सभी के लिए कुर्सियाँ लगवा दी। तो अंग्रेज़ों को कुछ बुरा लगा, तो एक बड़े अंग्रेज़ ऑफिसर ने उनको कहा कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मेरे पैरों के नीचे गद्दे लगवा देना, तो मैं आसानी से बैठ पाऊँगा।
तो उन्होंने लिखित में जवाब भेजा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हमने आपकी कुर्सियों के पाए को कुछ कटवा दिया है, अब आप बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अंग्रेज़ों से कभी कभी इस प्रकार से लोहा भी लिया करते थे। जिस प्रकार से चाणक्य अपने साथ 2 दीपक रखते थे, एक दीपक वो निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे और दूसरा दीपक राजकीय कार्य के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे ही डॉक्टर विश्वेश्वरैया भी हमेशा मोमबत्ती का इस्तेमाल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखते थे कि सरकारी खर्चे से इस्तेमाल होने वाला मोमबत्ती उनके निजी कार्यों में उपयोग ना हो जाए। वो उसके लिए अलग अलग मोमबत्तियों का प्रावधान रखते थे। एक बार जब भद्रावती आयरन स्टील कंपनी में उनकी नियुक्ति हुई थी तो सरकार ने शुरू में उनका वेतन निर्धारित नहीं किया था और वो कार्य पर लग गए थे। बाद में वेतन निर्धारण हुआ, फिर वो जब कार्य को छोड़ने लगे तो उस समय का पुराना जो वेतन था करीब 1 लाख रुपए उस समय का, जो कि बहुत बड़ी रकम होती थी, वो सरकार के द्वारा डॉक्टर विश्वेश्वरैया को दिया जाना था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इसका इस्तेमाल करके आप एक टेक्निकल शिक्षण संस्थान बनवाइए। और सरकार ने उनकी बात मान ली और वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम से ही संस्थान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया और उस समय मैसूर के जो राजा थे उनके नाम से बनाने के लिए कहा। तो वो टेक्निकल कॉलेज आज भी उनकी याद हमको दिलाता है, जो कि मैसूर राज्य में है। वे जापानियों से बहुत प्रभावित थे और एक भी मिनट कभी भी बर्बाद नहीं करते थे, हमेशा कार्य में डूबे रहते थे, तल्लीन रहते थे। एक बार की बात है जब भद्रावती कारखाने के निर्माण का कार्य बाढ़ के कारण रुक गया था और जब वहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी की, तो फिर उन्होंने मुआयना किया और जो उस समय कार्य देख रहे थे अंग्रेज अफसर, उनसे उन्होंने पूछा कि कितने दिनों में कार्य आरंभ हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने बताया कि 6 महीने में हम कार्य फिर से शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मन में ठान लिया कि इसको जितना जल्दी हो सके हमको पूरा करके दिखाना है और दिन रात मेहनत करके उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में उस कार्य को फिर से चालू करके दिखा दिया। इस प्रकार से थे हमारे इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया, और साथ ही ऐसी व्यवस्था की कि हमें अंग्रेज़ों पर किसी प्रकार की निर्भरता न रहे। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने भेजा, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कराई और फिर उनको यहाँ पर नियुक्ति दिलवाई ताकि हम बिना अंग्रेज़ों के भी अपने सारे उद्योग धंधे चला सकें। ये उनकी बहुत दूरगामी सोच थी। उनका कहना था कि कोई भी काम आपको मिले, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इतने समर्पण से करो कि आप उस काम में नंबर 1 हो जाए। अगर आपको रेलवे स्टेशन में झाड़ू लगाने का भी काम मिलता है तो इतनी शिद्दत से झाड़ू लगाइए कि अगर रेलवे में ये कंपटीशन हो कि कौन सा स्टेशन सबसे अच्छा साफ़ सुथरा है तो आपके स्टेशन को नंबर 1 इनाम मिलना चाहिए। तो ऐसा डेडिकेशन हमें मिले हुए किसी भी काम में हमको दिखाना चाहिए। ये सीख हमको डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी से मिलती है। उन्होंने मैसूर राज्य के 6 साल की दीवानी में कार्य करते हुए इस प्रकार से दिन रात अनवरत काम किया जैसे कि 60 साल में कोई साधारण व्यक्ति शायद ही कर पाए, ऐसा कार्य उन्होंने 6 साल में करके दिखाया। तो इसी प्रकार हमको भी अपने समय का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की। भारत के निर्माण में अनेक समितियों का गठन किया गया, सैकड़ों समितियों में उनको रखा गया उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। वो दिन रात अनवरत कार्य में लीन रहते थे। उनकी उपलब्धियों और योगदान के कारण उनको 1953 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। वो इतने एक्टिव रहते थे कि 100 वर्ष की उम्र तक वे पूर्णतः स्वस्थ रहे और अपने कार्य स्वयं किया करते थे। और इस प्रकार से सन 1962 में उनका देहावसान होता है, करीब 101 वर्ष की आयु में। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जिनका कि जन्मदिन 15 सितंबर पूरे भारतवर्ष में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वो इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और इतना ज़्यादा योगदान उन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड को दिया है और देश को दिया है और मानवता को दिया है कि उनको आज इतने साल बाद भी याद किया जाता है हर साल और उनसे प्रेरणा लिया जाता है। तो हम सब का भी एक कर्तव्य है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम पूरी तरह अपने आप को कार्य में झोंक दें, अपने समय के एक एक मिनट का इस्तेमाल करें और अपनी संस्था को और अपने देश को आगे बढ़ाने में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की तरह प्राणपण से जुट जाएं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आगामी वीडियो आप तक हमेशा तुरंत पहुंच जाए।
विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।